हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हेल्थ अच्छी होगी तो पढ़ाई भी अच्छी होगी और आपके एग्जाम भी बहुत अच्छे जाएंगे। तो बात करते हैं हमारे रेफ्रिजरेशन RAC जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था। आज हम उसमें एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज योर रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट क्या होता है? एक्चुअली रेफ्रिजरेंट ये वही वर्किंग फ्लूइड होता है जो आपके सिस्टम से हीट को बाहर लेके आता है। ऐसे थोड़ी ना हीट सिस्टम से बाहर आती है इन ऑर्डर टू मेंटेन द लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सिस्टम के अंदर से जो वर्किंग फ्लूइड हीट बाहर लेके आता है उसे हम कहते हैं रेफ्रिजरेंट। क्या कहते हैं उसे? रेफ्रिजरेंट। ये जो रेफ्रिजरेंट होते हैं ये आपके दो टाइप के होते हैं। आपका पहला जो रेफ्रिजरेंट होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज प्राइमरी। और जो आपका नेक्स्ट टाइप का जो रेफ्रिजरेंट होता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट को बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो आप अपने फ्रिज में यूज में लेते हो वो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट होते हैं। वो डायरेक्टली हीट को आपके सिस्टम के अंदर से लेके आते हैं और इन्वायरमेंट में रिजेक्ट कर देते हैं। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में क्या होता है? सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में वो रेफ्रिजरेंट होते हैं जो कि आपके सिस्टम से हीट को लेके आएंगे, लेकिन उसको ठंडा करने के लिए, उस रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए किसी और रेफ्रिजरेंट का यूज़ किया जाता है। तो देखो होता क्या है, सपोज आपके पास कोई एक सिस्टम है। सो दिस इज द सिस्टम। इस सिस्टम में आपको लो टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो आप क्या करवाओगे? यहाँ पर आप रेफ्रिजरेंट का फ्लो करवाओगे। सो रेफ्रिजरेंट विल बी फ्लो लाइक दैट। वो यहाँ से अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। तो जब रेफ्रिजरेंट अंदर जाएगा उसका टेम्परेचर होगा कम, जब रेफ्रिजरेंट बाहर निकलेगा उसका टेम्परेचर होगा ज़्यादा। तो जब वो बाहर निकलेगा तो इन्वायरमेंट में उस हीट को क्या कर देगा? रिजेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हीट का रिजेक्शन। और यहाँ क्या हो जाएगा? हीट का एब्जॉर्प्शन। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में क्या होगा? देखिए, जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है उसमें अलग प्रोसेस होता है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में आपके पास एक सिस्टम होगा जहाँ पर आपको लो टेम्परेचर मेंटेन करना है। उसमें आपका एक रेफ्रिजरेंट अंदर जाएगा और उस रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए, इस रेफ्रिजरेंट को वापस ठंडा करने के लिए हम दूसरे रेफ्रिजरेंट का यूज़ करते हैं। हम किसका यूज़ करते हैं? दूसरे रेफ्रिजरेंट का हम यूज़ करते हैं। तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। इसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। अगर डायरेक्ट ठंडा हो रहा है तो प्राइमरी, और अगर किसी और के साथ ठंडा हो रहा है तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो ये होता है आपका प्राइमरी and the secondary refrigerant. Now come to the designation of the refrigerant, which is very important from the examination point of view. काफी बार ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो देखिए, डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट की रेफ्रिजरेंट्स का डेजिग्नेशन कैसे किया जाता है, उनको नाम कैसे दिया जाता है? R11, R12, ठीक है, R11, R12, R22, R134A। ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन R11 होगा, कौन R12 होगा, कौन R717 होगा, कौन R744 होगा? तो ये हम करते हैं उनका डेजिग्नेशन। क्या करते हैं? डेजिग्नेशन। तो आइए सीखते हैं कि डेजिग्नेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला जो मैं रेफ्रिजरेंट का एग्जाम्पल लेता हूँ वो होगा आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो सबसे पहला रेफ्रिजरेंट है उसका एग्जाम्पल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा? देखो, कभी भी अगर आपको डेजिग्नेशन करना हो तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि रेफ्रिजरेंट में क्या क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, किस किस का मॉलिक्यूल उसमें होता है, किस किस का एटम उसमें होता है। तो देखिए, ये होता है आपका CHFCl। तो बेस्ड ऑन देयर केमिकल फॉर्मूला हम उसका डेजिग्नेशन करते हैं। यहाँ पर आता है P, MnPq। MnPq आएगा, यहाँ P नहीं आएगा। देखिए, यहाँ पर आएगा M, यहाँ आएगा N, यहाँ आएगा P, यहाँ आएगा Q। अब ध्यान रखिएगा, इनमें एक रिलेशन होता है, दैट इज N प्लस P प्लस Q विल बी इक्वल्स टू 2M प्लस 2। 2M प्लस 2। क्लियर? तो जितने कार्बन होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 2 ऐड कर दो, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ आपका स्मॉल q होगा, नॉट कैपिटल Q। अब डेजिग्नेशन कैसे किया जाता है? तो देखो, डेजिग्नेशन करने के लिए R मतलब होगा रेफ्रिजरेंट। R मतलब क्या होगा? रेफ्रिजरेंट। और उसके आगे 3 स्पेस होंगे। सो दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3। यहाँ पर जो स्पेस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो कार्बन क्या है? M। यहाँ पर कार्बन क्या है?
m, तो इससे एक कम, तो यहाँ हो जाएगा m माइनस 1, यहाँ हो जाएगा n प्लस 1, यहाँ हो जाएगा आपका p, यहाँ क्या हो जाएगा आपका p हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी रेफ्रिजरेंट को डेजिग्नेट कर सकते हो। तो मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा, तब ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी आपके। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और बेस्ड ऑन दैट मैं उसका डेजिग्नेशन करूँगा, और उसका डेजिग्नेशन करने के बाद मैं एक और एग्जांपल दूंगा, उसका डेजिग्नेशन आपको करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है ये चीज़। ये फॉर्मूला देखने पर आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आप इसको आसानी से कर लोगे। आप इसको क्या कर लोगे, आसानी से कर लोगे। तो देखिए क्या होता है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सो दिस इज योर क्वेश्चन 1। आपको डेजिग्नेट करना है R11 को। किसको डेजिग्नेट करना है, R11 को। R मतलब होता है रेफ्रिजरेंट और 11 मतलब होता है उसके जो आगे लिख रखा है वो डिजिट्स। अब देखिए यहाँ तो मैंने आपको कितने बता दिए, 3। सो दिस इज द फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड। बट यहाँ पर कितने हैं, 2 ही है। तो अब क्या करें सर, इसको 3 में कन्वर्ट करो। 11 को अगर मैं 011 लिखूं तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ R011, R011। तो एक हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी आपको मैं शॉर्टकट बताऊंगा कि आपको शॉर्टकट से कैसे होते हुए जाना है। तो देखिए क्या होता है, CHFCl, CHFCl। तो देखिए यहाँ अगर 0 है तो इससे एक ज़्यादा, यहाँ अगर 1 है तो इससे एक कम, यहाँ अगर 1 है तो यहाँ 1। Cl कितना होगा, जल्दी से बताओ Cl कितना होगा। तो Cl का अब हमें पता लगाना है। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन कितना है, 1। तो इसके चारों तरफ बॉन्ड बनेंगे। एक बॉन्ड कौन बनाएगा, F। तो बाकी बचे बॉन्ड कौन बनाएगा, Cl, Cl, Cl। तो Cl कितने हो जाएंगे, 3। वापिस देख लो, R के आगे 0 है तो 0 से एक ज़्यादा कार्बन, फिर है 1, 1 में से 1 गया 0, 1 का सीधा 1 आ जाएगा। और फिर ऐसे बैलेंस करके देखना, फिर ऐसे बैलेंस करके देखना, एक कार्बन के साथ 4 होंगे। एक कार्बन के साथ कितने होंगे, 4। तो यहाँ पर 1 रखो, 2 × 1 2, 2 + 2 4। तो मतलब 4 बॉन्ड बनने चाहिए, जिनमें से एक बॉन्ड तो बना देगा आपका F, तो बाकी बचे 3 कौन बनाएगा, क्लोरीन। तो दिस इज द शॉर्टकट मेथड फॉर द डेजिग्नेशन ऑफ योर रेफ्रिजरेंट। आप यहाँ पर इसको बैलेंस करके भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बैलेंस करके भी। अब जैसे R11 हो गया है, अब जल्दी से मुझे R12 का बताओ, R12 का क्या होगा, जल्दी से करो क्वेश्चन। R12 का डेजिग्नेशन क्या होगा, जल्दी से पॉज द वीडियो, सॉल्व द R12। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन R12, यहाँ पर भी सर 2 डिजिट प्रॉब्लम होगी, इसको 3 में कन्वर्ट करो। आप इसको लिखो R012, 012, ठीक है, 012, 3 डिजिट होगी, बिल्कुल होगी। अब लिखो ऐसे CHFCl, सर CHFCl, CHFCl। यहाँ कितना है, 0, 0 से एक ज़्यादा कार्बन। यहाँ कितना है, 1, 1 से 1 कम करो 0। यहाँ कितना है, 2, तो यहाँ आ गया 2। तो कितने होने चाहिए थे, 4। तो 4 में से 2 आ गया तो बचा कितना, 2। देखो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 4, 4 1 कार्बन, 4 4 1 कार्बन। तो यहाँ देखो बॉन्ड कैसे बनेगा, ऐसे। यहाँ हो जाएगा आपका F, यहाँ हो जाएगा आपका F, यहाँ हो जाएगा आपका Cl, यहाँ हो जाएगा आपका Cl। तो 4 हो गए ना। तो देखो 2 और 2 4, कार्बन कितना है, एक कार्बन है। एक और एग्जांपल दें, बिल्कुल सर, एक दूसरा एग्जांपल लो। जैसे R12 हो गया, अब ले लो R22। यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा सर, यहाँ पर भी कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो देखो R022, R022। अब देखो यहाँ क्या होगा, हमें फिर वही लिखना है CHFCl, CHFCl। देखो 0 से एक ज़्यादा 1, 2 से एक कम 1। अब देखो यहाँ 0 आ रहा था, क्यों, 1 में से 1 हम घटा रहे थे। तो यहाँ जाने के लिए 1 - 1, ठीक है, यहाँ जाने के लिए 1 - 1, यहाँ जाने के लिए 0 + 1, यहाँ जाने के लिए 0 + 1, और 2 का 2 आपका डायरेक्ट आ रहा था, 1 का 1 डायरेक्ट आ रहा था। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ हम जा रहे हैं 0 + 1 और 2 - 1। जो भी इसके आगे होगा 0 के आगे, उसमें से 1 घटा दो, वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। उसके बाद आपका यहाँ 2 से 2 आ गया, अब कितना बचा, 3 तो ये हो गए
और एक के लिए कितने चाहिए 4। तो देखो C है ना, हाइड्रोजन कितना है 1, F। तो क्लोरीन के लिए कितनी जगह बची, 1 बची, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा 1। क्लोरीन क्या हो जाएगा 1। एक और एग्जांपल है, बिल्कुल एक और एग्जांपल लीजिए। एक एग्जांपल है आपका R134 R134। जल्दी से इसका बताओ, करके बताओ क्या होगा R134। सो द नेक्स्ट वन इज द R134। 3 डिजिट है, 0 लगाने की जरूरत नहीं है, तो लिखो CHFCl। इधर से इधर आने के लिए 1 जोड़ते हैं, तो आओ 1 + 1 ये क्या हो जाएगा 2। फिर जाने के लिए 1 माइनस करते हैं, तो पहले 1 जोड़ो 1 घटाओ, 3 - 1 कितना हो गया 2। फिर क्या बता 4, तो यहां आ जाएगा 4। अब देखो ये कितने हो गए 6, कितने हो गए 6, चाहिए कितने 2 × 2 + 2, 2m + 2 था ना, 2m + 2, तो 2 × 2 4, 4 + 2 6। कैसे चाहिए देखो 2 कार्बन होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अब देखो इनसे जुड़ेगा कैसे, 1 2 3 1 2 3। अब देखो 2 तो हाइड्रोजन आ गए, सपोज यहां आ गए, कहीं भी बिठा दो, हमें वहां कोई फॉर्मूला थोड़ी ना लिखना है। आपके कितने आ गए 4 फ्लोरीन आ गए, तो F F F F। क्या क्लोरीन के लिए कोई जगह बची, नहीं बची सर, वो क्या हो जाएगा 0। तो R134 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2H2F4Cl0, C2H2F4Cl0। तो इस तरीके से आप इनका क्या कर सकते हो, डेजिग्नेशन कर सकते हो। तो जब आप इनका डेजिग्नेशन कर दोगे तो इनके फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखो ये जो हमने R134 पढ़ा है, इसमें फ्लोरीन कितना है 0, इसमें फ्लोरीन 0 है, और फ्लोरीन 0 होने का मतलब है कि आपकी ओजोन लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में वो बच चुकी है, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है वो आपके ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देता है। ओजोन लेयर को क्या कर देता है, डिप्लीट कर देता है। तो ऐसा रेफ्रिजरेंट जिसमें ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का पोटेंशियल बिल्कुल भी ना हो, उस रेफ्रिजरेंट को हम कहते हैं इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट। उसको हम क्या कहते हैं, इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट। तो जिसमें सबसे ज्यादा फ्लोरीन वो सबसे ज्यादा खराब करेगा, जिसमें सबसे कम फ्लोरीन या फिर जिसमें बिल्कुल भी फ्लोरीन ना हो वो सबसे कम खराब करेगा। ठीक है, तो आपका जो R134 होता है, इसका एक पार्ट होता है A, ठीक है, इसका मतलब है आइसोमर। ये होता है आपका इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट। क्यों, क्योंकि ये ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करता। जो आपकी ओजोन लेयर होती है उसको ये डिप्लीट नहीं करता, मतलब इसका जो ओजोन लेयर ODP, ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल है, ये सबसे कम है। ये सबसे क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि इसमें फ्लोरीन कितना है 0। फ्लोरीन कितना है 0। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपके R134A में फ्लोरीन नहीं होता है, और फ्लोरीन ना होने के कारण ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का जो पोटेंशियल होता है वो इसका 0 होता है। दैट्स व्हाई इट इज एन इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट। ये क्या होता है, आपका इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द रेफ्रिजरेंट, दैट इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका सिंगल बॉन्ड नहीं बनता है, आपका डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। तो देखिए इसके फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। तो अभी जो हमने पढ़े थे वो सारे सैचुरेटेड थे, अब जो आपके आने वाला है वो है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, यहां पर बनेगा आपका डबल बॉन्ड। कैसा बनेगा आपका, यहां पर बनेगा आपका डबल बॉन्ड। तो देखिए जो फॉर्मूला था आपका, फॉर्मूला क्या था, देखो CHFCl, यहां था M, यहां था N, यहां था P और यहां था Q। इस कंडीशन में क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, इस कंडीशन में होगा देखिए N + P + Q विल बी इक्वल्स टू 2M। तो जो हम +2 कर रहे थे ना वो नहीं होगा, अब जो हम +2 कर रहे थे वो अब नहीं होगा। अब इसका देखो क्या एग्जांपल हो सकता है, इसका आपका एग्जांपल होता है C2H4। इसका आपका क्या एग्जांपल हो सकता है, C2H4। तो देखो C2H4, क्लियर है, C2H4। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करता हूं तो देखो कैसे बनेगा, R के आगे आपके 4 जगह आएगी, 1 2 3 4। यहां पर होगा आपका सिंपल 1,
तो जब भी कोई फॉर्मूला 1 से स्टार्ट होता हो और उसमें 4 डिजिट हो तो वो हो जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट का फॉर्मूला। यहाँ क्या होगा आपके, यहाँ होगा M-1 N+1 into your P. So this is the formula of your unsaturated hydrocarbon। ये आपका फॉर्मूला है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ सपोज इसके फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो R 1 का 1 आएगा ही आएगा, M-1 मतलब यहाँ पर एक कम आता है, यहाँ पर क्या आता है, एक कम आता है, किसका, कार्बन का। तो कार्बन में से एक कम करो तो ये हो जाएगा आपका 11, 2 था, 2 में से 1 कर दिया कम, 11, ठीक है, 1 और 1 11। अब हम बात करते हैं N+1 की, तो यहाँ क्या आएगा N, सो व्हाट इज दिस, दिस इज द N। 4 में 1 जोड़ो, जल्दी से बताओ, 4 में 1 जोड़ा 5। फिर आता है यहाँ पर P, क्या यहाँ पर फ्लोरीन है, नहीं है, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा R1150। R क्या हो जाएगा 1150। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द रेफ्रिजरेंट, और जो आपका नेक्स्ट टाइप का जो रेफ्रिजरेंट है वो है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो देखिए उसमें क्या होगा, जो नेक्स्ट रेफ्रिजरेंट है वो है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसमें आपको सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट वन इज योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए नेक्स्ट में क्या होता है, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं ये, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें जो डेजिग्नेशन होता है, दिस डेजिग्नेशन विल बी इक्वल्स टू R, ब्रैकेट में लिख रहा हूं 700 प्लस मोलिकुलर वेट, 700 प्लस मोलिकुलर वेट। सो दिस विल बी फॉर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये किसके लिए हो जाएगा, आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हो जाएगा। सपोज मैं बात करता हूं NH3 की, किसकी, NH3 की। जो आपका NH3 होता है इसका मोलिकुलर वेट होता है 17, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, R 700 प्लस 17 एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू R717, R717। नाउ कम टू द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर वेट कितना होता है 44, क्योंकि ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 12 44, 44। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू R700 प्लस 44 विल बी इक्वल्स टू R744। तो जो मैं ये लिख रहा हूँ ना, सिर्फ वही याद रहेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अब हम बात करते हैं SO2 की, तो इसका हो जाएगा R700। इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, जल्दी बताओ। इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो होता है आपका 64, तो ये हो जाएगा R764, R764। और क्या बच गया आपका रेफ्रिजरेंट, एक रेफ्रिजरेंट आपका बचता है H2O, दैट इज वाटर। तो H2O का जल्दी बताओ कितना होता है, R700 प्लस कितना आएगा, 18 आएगा या 16 आएगा। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 इंटू 2 और 16 कितना हो जाएगा 18, तो ये कितना हो जाएगा 718। सो R718, ये क्या हो जाएगा R718। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द रेफ्रिजरेंट जिनका हम क्या कर सकते हैं, डेजिग्नेशन कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेफ्रिजरेंट, कि रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट। यहाँ पर जो हम रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, हम थर्मल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, हम केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे और हम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे 3 टाइप की प्रॉपर्टी। एक होगी आपकी थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज जिसे हम थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। दूसरा होगा आपके केमिकल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट वन इज द केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद जो थर्ड नंबर पे होगा दैट विल बी द फिजिकल प्रॉपर्टीज। वो क्या हो जाएगी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है, बिल्कुल से क्लियर है। तो सबसे पहले हम डील करते हैं हमारे किस प्रॉपर्टी से, थर्मल प्रॉपर्टी से। मतलब जो भी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है, जो आपका ट्रिपल पॉइंट होता है, जो आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, जो आपका स्पेसिफिक हीट होता है, ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर कम अंडर योर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द रेफ्रिजरेंट। नाउ कम टू द थर्मल प्रॉपर्टी, जिसे हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, इसे हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी। इसके अलग अलग नाम हैं, आप जिस नाम से इसको याद रखना चाहो उसे रखिए, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है आपको। सो राइट डाउन द टॉपिक थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक
डायनेमिक प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टी या फिर थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज में, थर्मल प्रॉपर्टी में जो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम डील करने वाले हैं दैट इज योर क्रिटिकल पॉइंट। किसको हम डील करने वाले हैं? क्रिटिकल पॉइंट को डील करने वाले हैं। तो सबसे पहली आपकी प्रॉपर्टी है क्रिटिकल पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय द क्रिटिकल पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है सर? ये पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर लिक्विड डायरेक्टली फ्लैश में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्लैश में। फ्लैश में कन्वर्ट नहीं होता है, वेपर में फ्लैश हो जाता है। किस में फ्लैश हो जाता है? वेपर में। तो ध्यान रखना, व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर या फिर जिस पर आपका लिक्विड डायरेक्टली वेपर में फ्लैश हो जाता है। किस में फ्लैश हो जाता है? वेपर में। मतलब यहाँ पर कोई भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पर जो लेटेंट हीट होगी दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0, जो आप थर्मोडायनेमिक्स में डील करते हो। हमारा अगर कोई रेफ्रिजरेंट होगा तो उसका क्रिटिकल पॉइंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसका क्रिटिकल पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आप ध्यान रखिए, आपका जो रेफ्रिजरेंट होगा आप चाहेंगे कि उसका जो क्रिटिकल पॉइंट है, रेफ्रिजरेंट का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो ज़्यादा हो। क्या हो? हाईएस्ट हो। क्लियर है? सो द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द वेपर शुड बी हाईएस्ट। आपके वेपर का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं हमारे H2O की, H2O का क्रिटिकल पॉइंट कितना होता है? जल्दी से बताओ। H2O का जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो होता है आपका 374 डिग्री सेल्सियस। H2O का जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो होता है आपका 374 डिग्री सेल्सियस। नाउ कम टू योर नेक्स्ट रेफ्रिजरेंट SO2। SO2 का होगा आपके 156.5 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज़्यादा किसका होता है? H2O का ही होता है। उसके बाद आता है आपके NH3। उसके बाद क्या आता है आपके? NH3। NH3 का होता है आपके 132.4 डिग्री सेल्सियस। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट रेफ्रिजरेंट दैट इज योर R12। R12 होता है उसका होता है 111.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका होगा 111.5 डिग्री सेल्सियस। R12 के बाद हम डील करेंगे हमारे R22 को ले लो, R22 और उसके बाद R134, इनको हम डील करेंगे। R22 का जो होता है वो होता है 96.5 डिग्री सेल्सियस। सो इट इज़ द मिनिमम 96.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका याद रखो, ये क्या है? आपका मिनिमम वैल्यू है। मतलब R134 का आपके R22 से क्या होगा? ज़्यादा। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 101.2 डिग्री सेल्सियस। 101.2 डिग्री सेल्सियस। तो मिनिमम किसका होता है आपको वो याद रखना है, सिर्फ नाम याद रखना है R22। और मैक्सिमम किसका होता है? वाटर का। तो वाटर का हम याद रखेंगे। लेकिन इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम वाटर को एज ए रेफ्रिजरेंट यूज नहीं कर सकते। तो ये कॉमनली यूज में नहीं लिया जाता है। जो कॉमनली यूज में लिया जाता है वो होता है आपका NH3, ठीक है, R12, 22 और R134। तो ध्यान रखना, आपका जो क्रिटिकल पॉइंट वाटर का भले ही ज़्यादा हो लेकिन आप इसको यूज़ में नहीं ले सकते हो क्योंकि ये आपकी इंडियन समर कंडीशंस को सेटिस्फाई या फिर फुलफिल नहीं करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। सो दिस इज द फर्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज योर क्रिटिकल पॉइंट। ये क्या है? आपका क्रिटिकल पॉइंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी। और जो आपकी नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है वो है आपका स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट टाइप का प्रॉपर्टी आपका है स्पेसिफिक हीट। तो दो टाइप की स्पेसिफिक हीट होती है आपके, एक होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड और एक स्पेसिफिक हीट होगी आपके वेपर की, ठीक है। एक स्पेसिफिक हीट होगी आपके लिक्विड की और दूसरी स्पेसिफिक हीट किसके होगी? आपके वेपर की। तो देखिए नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है जिसको मैं डील करने वाला हूं, जो नेक्स्ट है वो है आपकी स्पेसिफिक हीट। विच हीट? स्पेसिफिक हीट। अब देखिए दो होती है, एक तो होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, तो दूसरा क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर। तो वेपर वाली जो स्पेसिफिक हीट होती है रेफ्रिजरेंट की वो मैक्सिमम होनी चाहिए। वेपर वाली जो स्पेसिफिक हीट है वेपर की वो मैक्सिमम होनी चाहिए ताकि जो उसमें डिग्री ऑफ सुपर हीट है
डिग्री ऑफ सुपरहीट है उस पर कंट्रोल पाया जा सके, क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि जब कंप्रेशर में आपका एंटर करेगा वो सैचुरेटेड स्टेट से एंटर करेगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ द वेपर कम होगी तो उस कंडीशन में आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो बहुत ज़्यादा सुपर हीट हो जाएगा, जिसके कारण आपका जो कंप्रेशर वर्क है वो इंक्रीज हो सकता है। सो दैट्स वाई द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वेपर शुड बी मैक्सिमम, मतलब हमें उसको सुपर हीट में ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट हो, ताकि हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो सैचुरेटेड स्टेट तक पहुंच ही रहा है। स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड क्या होनी चाहिए? मिनिमम। स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड क्या होनी चाहिए? मिनिमम। इन ऑर्डर टू डिक्रीज द इरिवर्सिबिलिटी पर कंट्रोल पाने के लिए लिक्विड की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए। सो दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी विच इज नोन एज ए स्पेसिफिक हीट। तो जो आपका Cl होता है वो मिनिमम होना चाहिए और जो आपका Cv होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ द वेपर वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होता है वो मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब वो मैक्सिमम लेटेंट हीट को क्या कर ले? गेन कर ले। और अगर वो मैक्सिमम लेटेंट हीट को गेन करेगी फॉर द सेम रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, आपका जो मास फ्लो रेट होगा रिक्वायर्ड फॉर योर रेफ्रिजरेंट इट विल बी लेस। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो है आपकी थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी, दैट इज योर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, या फिर हम बात कर सकते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, एक ही बात है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होती है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमम। और अगर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तो बहुत ज़्यादा हीट का हम क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जो लेटेंट हीट है वो हो जाएगी इंक्रीज, और लेटेंट हीट इंक्रीज होने के कारण क्या होगा? फॉर सेम रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आपका जो मास फ्लो रेट होगा रेफ्रिजरेंट वो डिक्रीज हो जाएगा। आपका जो मास फ्लो रेट होगा रेफ्रिजरेंट का वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अमंग द कॉमनली यूज्ड रेफ्रिजरेंट आपकी जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होती है वो मैक्सिमम होती है आपके NH3 की। कॉमनली यूज्ड की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपका जो पानी होता है उसकी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन पानी को हम यूज में नहीं लेते हैं। कॉमनली यूज्ड की अगर हम बात करेंगे तो हमारा होता है NH3। पानी की कितनी होती है जल्दी से बताओ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन? वो होती है आपकी 2261 के लमसम होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे वाटर की। द वैल्यू ऑफ द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन फॉर द वाटर विल बी इक्वल्स टू 2261 किलो जूल पर केजी। 2261 किलो जूल पर केजी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द NH3 1369। NH3 का कितना होगा? 1369। अब मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा। अमंग द कॉमनली यूज्ड रेफ्रिजरेंट, कॉमनली कौन सा यूज में लिया जाता है? NH3। तो सबसे ज़्यादा इसी की होती है। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो किसकी ज़्यादा होगी? H2O की ज़्यादा होगी, लेकिन H2O को हम यूज़ में नहीं लेते हैं। अब नेक्स्ट है R22, इसके लिए होगी आपके 234.7, और उसके बाद आता है आपका R12। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हो 3 and 4 7, तो 234.7। उसके बाद आता है आपका R12 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 165.7। तो 165.7। सो दीज आर द एंथैल्पी ऑफ द वेपोराइजेशन। इनकी यूनिट क्या होगी जल्दी से बताओ? इनकी जो यूनिट होगी वो होगी किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। एक रेफ्रिजरेंट बचता है आपके R134 की होती है आपके 197.3। So the value of the enthalpy of the vaporization for the R134 will be 197.3 किलोजूल पर केजी। तो ध्यान रखिएगा, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। इन ऑर्डर टू डिक्रीज द मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट के मास फ्लो रेट को डिक्रीज करने के लिए। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्मोडायनेमिक्स, वो है आपकी थर्मल कंडक्टिविटी। आपके रेफ्रिजरेंट की थर्मल कंडक्टिविटी। किसकी कंडक्टिविटी? आपके रेफ्रिजरेंट की थर्मल कंडक्टिविटी। अब आप जल्दी से बता दीजिए क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए या कम? नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टी, दैट इज द D, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी।
थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, जल्दी से बताओ। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी? थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। हमें ऐसा वर्किंग फ्लूइड लेना पड़ेगा, ऐसा रेफ्रिजरेंट लेना पड़ेगा जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा। एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, दैट इज द Q डॉट विल बी इक्वल्स टू माइनस KA dt बाय dx। इफ ऑल पैरामीटर आर सेम then the value of the K is inversely proportional to area. If the value of the thermal conductivity will be more, the value of the area will be less. मतलब आपका जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, आपके डिक्रीज हो जाएंगे। मतलब आपका जो कंडेंसर का जो साइज होगा, आपके जो हम बात करें एवोपरेटर, उसका जो साइज होगा, ये दोनों के साइज का हो जाएगा डिक्रीज इफ यू आर यूजिंग ए रेफ्रिजरेंट विच इज हैविंग द मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी। किसके लिए? मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी के लिए। नाउ कम टू द एवोपरेटर प्रेशर एंड द कंडेंसर प्रेशर। ये क्या होने चाहिए? एवोपरेटर प्रेशर क्या होना चाहिए और कंडेंसर प्रेशर क्या होना चाहिए? तो आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज द फिफ्थ वन, दैट इज द evaporator pressure and the condenser pressure both these pressure should be positive। ये प्रेशर कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। मतलब या तो एटमॉस्फेयर के इक्वल हो या फिर एटमॉस्फेयर से ज़्यादा हो। अगर एवोपरेटर में प्रेशर आपके नेगेटिव प्रेशर होगा, अगर वहाँ पर प्रेशर नेगेटिव प्रेशर होगा तो एवोपरेटर में जॉइंट्स के कारण, वहाँ पर जॉइंट्स होंगे, जॉइंट्स के कारण वहाँ पर लीकेज होने लगेगा। और लीकेज किसका होगा, जल्दी से बताओ? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो इन्वायरमेंट से एयर आपके एवोपरेटर के अंदर एंटर कर देगी, तो वहाँ पर होगा लीकेज ऑफ द एयर, because air will be flow from the higher atmospheric pressure to the lower evaporator pressure. That's why leakage of the air will be possible if the evaporator pressure is the negative pressure. So that's why it should be equals to the P atmospheric, और या फिर ये P atmospheric से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। That's why यहाँ पर हम क्या कर सकेंगे, लीकेज को प्रिवेंट कर सकेंगे। सेम है, जो कंडेंसर प्रेशर होता है वो भी पॉजिटिव होगा, वो मॉडरेट लेवल का हम इसका प्रेशर यूज में ले सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। नाउ कम टू द प्रेशर रेशियो। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द प्रेशर रेशियो? प्रेशर रेशियो कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए या कम? अगर प्रेशर रेशियो ज़्यादा होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज द F नंबर, दैट इज द प्रेशर रेशियो। कौन सा रेशियो? प्रेशर रेशियो। प्रेशर रेशियो इज द R, दैट इज द हायर प्रेशर डिवाइड बाय लोअर प्रेशर। अगर हम प्रेशर रेशियो को इंक्रीज करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रेशर रेशियो को इंक्रीज करने से जो आप कंप्रेशर को वर्क इनपुट दे रहे हो इट विल बी ऑल्सो इंक्रीज। तो हम नहीं चाहते हैं कि वर्क इनपुट हमारा इंक्रीज हो, बिकॉज COP विल बी इक्वल्स टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। और अगर आपका वर्क इनपुट इंक्रीज होता है तो COP आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो प्रेशर रेशियो इंक्रीज करने से वर्क इनपुट इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर। दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1 + C - C P2 डिवाइड बाय P1 रेज टू पावर 1 बाय n। अगर हम प्रेशर रेशियो की वैल्यू को बढ़ाते हैं, इन दैट केस दिस नेगेटिव वैल्यू विल बी इंक्रीजेस and the volumetric efficiency of the compressor will be decreases. That's why higher pressure ratios are not desirable. We will use the lower pressure ratio. हम कम प्रेशर रेशियो को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी। ये हम बात कर रहे थे किसकी, प्रेशर रेशियो की बात कर रहे थे। अब हम बात करने वाले हैं हमारे फ्रीजिंग पॉइंट की। किसकी बात करने वाले हैं? अब हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करने वाले हैं। तो जल्दी बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए या कम से कम होना चाहिए? अगर फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, अगर फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो वो कम टेम्परेचर पर एवोपरेटर में ही जम जाएगा। इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट की जो वैल्यू है वो कम से कम होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी फ्रीजिंग पॉइंट। विच पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर ज़्यादा होगा तो आपका रेफ्रिजरेंट अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई दिस फ्रीजिंग पॉइंट शुड बी मिनिमम। ये क्या होना चाहिए? मिनिमम, कम से कम होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? कम से कम। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करते हैं हमारे R22 की, तो R22 का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये प्लस में होगा या माइनस? सर ये माइनस में होगा, -160.5 डिग्री सेल्सियस। इतने कम टेम्परेचर पर आपका जो R22 रेफ्रिजरेंट होता है ये क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। ये क्या हो जाता है? फ्रीज। नाउ कम टू द R12। R12 का क्या होगा? जल्दी से बताओ। R12 का होगा 157.4 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखना माइनस में आएगा ये।
और अगर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका NH3। ठीक है, तो देखो NH3 का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताओ। व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर द NH3? ये होगा आपका ऑलमोस्ट -77 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। और अगर हम बात करते हैं हमारे R134A की, इसका क्या होगा, -101.2 डिग्री सेल्सियस, -101.2 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर योर R134A। किसका वैल्यू है ये? R134A का वैल्यू है। सबसे कम किसका वैल्यू है? सबसे कम है आपका R22 का। किसका कम है सबसे? R22 का। नाउ कम टू द डिस्चार्ज टेम्परेचर। अब हम बात करने वाले हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द डिस्चार्ज टेम्परेचर। तो जब डिस्चार्ज होगा किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, किसका टेम्परेचर कम होगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज द डिस्चार्ज टेम्परेचर। तो देखिए नेक्स्ट है आपका डिस्चार्ज टेम्परेचर। और ये किसका डिस्चार्ज टेम्परेचर है? दिस डिस्चार्ज टेम्परेचर इज फॉर द कंप्रेसर। कि कंप्रेसर का डिस्चार्ज टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है या कम होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का रेफ्रिजरेंट यूज़ में ले रहे हो। अगर सपोज आप अमोनिया यूज़ में ले रहे हो तो अमोनिया का जो डिस्चार्ज टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और डिस्चार्ज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण आपके जो कंप्रेसर है उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। दैट्स वाई जो आपका अमोनिया रेफ्रिजरेंट होता है, जिसके साथ हम अमोनिया यूज़ में लेते हैं, उस कंप्रेसर को आप पानी की सहायता से ठंडा करोगे। दिस कंप्रेसर आर वाटर कूल्ड, जैसा आपका गाड़ी में होता है रेडिएटर। ठीक है, तो अमोनिया को जो डील करते हैं कंप्रेसर, उनका डिस्चार्ज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण हम उसे वाटर कूल्ड बनाते हैं। अब हम बात करते हैं अमोनिया को छोड़कर। अमोनिया को छोड़कर सपोज हो गया आपका R11 और R12 हो गया। ये वाले जो रेफ्रिजरेंट होते हैं इनका जो डिस्चार्ज टेम्परेचर होता है कंप्रेसर का वो कम होता है, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, कंप्रेसर में जब हम डालेंगे तो हम ऐसा कंप्रेसर बनाएंगे वो होगा आपका एयर कूल्ड। ऐसे कंप्रेसर में हम इसको डालेंगे वो कैसा होगा, एयर कूल्ड। मतलब उसमें क्या बनी होगी, फिन्स बनी होगी। उसमें क्या बनी होगी, फिन। सो दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी दैट इज द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की डिस्चार्ज टेम्परेचर आपका कंप्रेसर का क्या है, अगर ज़्यादा है तो उस कंप्रेसर को आप वाटर कूल्ड बनाइए, और अगर डिस्चार्ज टेम्परेचर कम है तो उस कंप्रेसर को आप एयर कूल्ड बनाइए। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। अमोनिया को आपको पता ही है कि इसको हैंडल करना काफ़ी टिपिकल चीज़ है। अब मैं बात करने वाला हूँ COP की। जितनी ज़्यादा COP होगी उतनी कम ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी। ध्यान रखिएगा, जितनी ज़्यादा COP होगी उतनी कम ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी। जितनी ज़्यादा COP उतनी ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट कम। तो अगर COP की वैल्यू इंक्रीज होती है, इन दैट केस योर ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी डिक्रीज। अब देखो यहाँ एक पंगा है, यहाँ एक प्रॉब्लम सी आ रही है, और वो क्या है, देखो कि अगर हम डिफरेंट रेफ्रिजरेंट्स को यूज में लेते हैं और उनका टेम्परेचर लिमिट सेम रखते हैं, इन दैट केस सभी रेफ्रिजरेंट्स की जो COP आती है वो ऑलमोस्ट सेम आएगी। आपको ऐसा लग रहा होगा ऐसा कैसे पॉसिबल है सर, सबकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अलग अलग है। हाँ बिल्कुल, सबकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अलग अलग होने के बावजूद अगर सभी सेम टेम्परेचर लिमिट्स में वर्क कर रहे हैं तो उनकी जो COP होगी दैट विल बी ऑलमोस्ट सेम। अमोनिया का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी उसकी जो COP होती है वो आपके R11 और R12 के लगभग उसी के बराबर आती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि जिसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा हो तो उसकी COP ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर द सेम टेम्परेचर लिमिट सभी की जो COP होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। ये स्टेटमेंट मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एग्जामिनेशन में 3-4 बार पूछा जा चुका है। तो अगर हम बात करते हैं हमारे R11 की, तो R11 की जो COP होगी दैट COP विल बी इक्वल्स टू 4.04। अगर बात करता हूँ मैं मेरे R12 की, तो R12 की जो COP होती है लगभग 4 के आसपास होगी, दैट विल बी 4.12। और अगर मैं बात करता हूँ अमोनिया की, वो इन दोनों के बीच की होती है 4.06। तो देख लो अमोनिया का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसका COP ऑलमोस्ट सभी के सेम है। तो ऐसा नहीं है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को अगर हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, ऐसा रेफ्रिजरेंट लेके आ जाएंगे तो वो COP ज़्यादा देगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने मन से भ्रम को निकाल देना। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द थिंग दैट इज हम कैसा कंप्रेसर यूज कर सकते हैं। हम 2 टाइप के कंप्रेसर यूज कर सकते हैं। हमने 2 टाइप्स के कंप्रेसर पढ़े भी है पावर प्लांट में, और वो होते हैं आपके रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और रोटेरी कंप्रेसर। रोटेरी कंप्रेसर मतलब होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो अगर मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ कंप्रेसर की,
तो आपके पास होता है एक तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर, एक होगा आपके पास रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर, और एक होगा आपके पास रोटेरी कंप्रेशर। कैसा कंप्रेशर? रोटेरी कंप्रेशर। रोटेरी कंप्रेशर में भी कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर का जो फ्रंटल एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमें हवाई जहाज़ में थोड़ी ले जाना है, हमें तो अपने रेफ्रिजरेशन में यूज़ करना है। तो अगर हम बात करते हैं प्रेशर की और वॉल्यूम की और एप्लीकेशन की, तो देखो क्या होता है, जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर होता है उसमें जो प्रेशराइज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि उसका डिस्चार्ज कम होता है। उसका डिस्चार्ज क्या होता है? कम। इसीलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं NH3 और CO2 के लिए। NH3 और CO2 के लिए जो आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर होता है इसमें प्रेशराइज कम होता है, पर इसका जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसको हम यूज़ में ले सकते हैं R11 के लिए भी ले सकते हो। जो भी आपको इन दोनों के अलावा दिखते हैं दुनिया में उनके साथ सभी हम यूज़ में लेंगे रोटेरी कंप्रेशर, उन सभी के साथ हम यूज़ में लेंगे रोटेरी कंप्रेशर। सो दिस इज द टाइप ऑफ द कंप्रेशर। नाउ कम टू द अनदर प्रॉपर्टी, दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज। विच प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम प्रॉपर्टी डील करेंगे, दैट इज द टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी, आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो होना चाहिए नॉन टॉक्सिक, जहरीला नहीं होना चाहिए। जहरीला होगा तो हम जहर थोड़ी लेंगे सांस में, हम तो मर जाएंगे ना। तो दूसरा होगा आपका फ्लेमेबिलिटी, कि वो ज्वलनशील होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मतलब आपका रेफ्रिजरेंट नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन फ्लेमेबल, मतलब उसमें आग नहीं लगनी चाहिए, आग लग जाएगी तो आपकी मशीन चल जाएगी। तीसरा होता है आपका मिसिबिलिटी विद द ऑयल, और वी कैन से इट रिएक्शन विद द ऑयल। रिएक्शन विद ऑयल, रिएक्शन विद ऑयल, ये कौन सा ऑयल है? ये आपके कंप्रेसर वाला ऑयल है। तो दो चीज़ें हो सकती है कि आपका रेफ्रिजरेंट फुल्ली मिसिबल हो, मतलब पूरा का पूरा घुलनशील हो, या फिर आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो इमिसिबल हो, मतलब वो उसमें बिल्कुल भी ना घुले, बिल्कुल भी ना घुले मतलब सेपरेट रहे, ऊपर तैरता रहे आपके। तो इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मतलब अगर आपका रेफ्रिजरेंट फुल्ली मिसिबल हो, फुल्ली मिसिबल मतलब घुल जाए पूरा, फुल्ली मिसिबल हो, जैसे हो गया आपका R11 और R12, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली नहीं है, घुल जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका रेफ्रिजरेंट फुल्ली इमिसिबल हो, मतलब उसमें बिल्कुल भी ना घुले, उस केस में क्या होगा? सपोज है आपका CO2 और NH3, उस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब पार्टली मिसिबल हो, जब पार्टली मिसिबल हो तो उस केस में क्या होगा? पार्टली मिसिबल में दिक्कत आएगी, मतलब आधा घुल जाएगा आधा नहीं घुलेगा, जैसे कि R22, उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। फुल्ली मिसिबल होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, फुल्ली इमिसिबल होगा तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जब पार्टली मिसिबल होगा इन केस ऑफ योर 22, तो क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। दैट्स वाई इस प्रॉब्लम से क्या होगा? इस प्रॉब्लम से चोकिंग हो सकती है। इस प्रॉब्लम से क्या होती है? चोकिंग। तो हम क्या करेंगे? चोकिंग को अवॉइड करेंगे। इस प्रॉब्लम से चोकिंग हो जाती है। अगर आपका रेफ्रिजरेंट पार्टली मिसिबल हो तो उससे चोकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर चोकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है तो हम सिंथेटिक ऑयल की जगह मिनरल ऑयल का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? सिंथेटिक ऑयल की जगह मिनरल ऑयल का। और अगर मिसिबल हो तो हम क्या कर सकते हैं? ऑयल को सेपरेट कर सकते हैं, और ऑयल को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं ऑयल सेपरेटर। और ऑयल सेपरेटर हम कहाँ लगाते हैं? ऑयल सेपरेटर हम हमारे कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में लगाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर आपका रेफ्रिजरेंट ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है तो हम यूज में लेते हैं ऑयल सेपरेटर, और अगर हम ऑयल सेपरेटर को यूज में लेंगे तो रेफ्रिजरेंट आपके कंडेंसर में जाने से पहले ऑयल सेपरेटर से होकर गुजरेगा, और हम ऑयल को क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे। तो ध्यान रखना, ऑयल सेपरेटर कहाँ होता है? यहाँ होता है आपका कंप्रेसर, उसके बाद होता है आपका ऑयल सेपरेटर, और ऑयल सेपरेटर के बाद होता है आपका कंडेंसर। तो ध्यान रखना, ये इन दोनों के बीच में लगाया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ द ऑयल। नाम से ही पता चल रहा है ऑयल सेपरेटर। अब इसमें हम क्या कहानी बताएं? तो ऑयल सेपरेटर का हम याद रखेंगे। उसके बाद आएगा आपके सेंसिंग बल्ब। तो ये सेंसिंग बल्ब कहाँ लगाया जाता है ये पूछा जाता है। ये लगाया जाता है एट द एग्जिट ऑफ एवोपरेटर।
एग्जिट ऑफ एवोपरेटर, तो एवोपरेटर के एग्जिट पर लगाया जाता है ई। तो इट में बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन कि सेंसिल बल्ब कहाँ लगा होता है, ये आपके लगा होता है एग्जिट ऑफ द एवोपरेटर पर। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द रिएक्शन विद द मटेरियल, कि हम किस टाइप के रेफ्रिजरेंट के साथ किस टाइप का मटेरियल यूज करेंगे और उसका कौन सा दुश्मन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है आपका रेफ्रिजरेंट और यहाँ पर है आपका अटैक, कि किस मटेरियल पर वो अटैक करता है, किस मटेरियल पर वो अटैक करता है और कौन उसका फेवरेबल है, कौन उसका फेवरेबल है। नाउ कम टू द NH3। NH3 किस पर अटैक करेगा, आपका जो NH3 होगा इट विल बी अटैक ऑन योर कॉपर और इसका फेवरेबल है रोट आयरन। फेवरेबल क्या है इसका, रोट आयरन। तो हम ऐसा मटेरियल चूज करेंगे जो इसका फेवरेबल हो, क्योंकि ये कॉपर को खराब कर देगा, रिएक्शन हो जाएगी। तो ध्यान रखना NH3 को हम किसके साथ यूज करते हैं, रोट आयरन के साथ, और ये किसको खराब कर देता है, कॉपर को खराब कर देता है। अब हम बात करते हैं हमारा होलो कार्बन कंपाउंड, होलो कार्बन, इसका हम यूज किसके साथ करते हैं, इसका यूज हम करते हैं कॉपर के साथ, और ये अटैक किसको करता है, ये एल्यूमिनियम को अटैक करता है। तो जब भी आप अपने फ्रिज के पीछे देखोगे तो उसके पीछे जो ट्यूब्स बनी होती है वो कॉपर की ट्यूब होती है। किसकी ट्यूब होती है, कॉपर की। सो दीज आर द रेफ्रिजरेंट एंड दे आर फेवरेबल एंड द एनिमी मटेरियल, एनिमी कह सकते हो कि इन पर ये क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर आपकी ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ये भी कंप्लीट होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कॉस्ट, आपकी जो विस्कोसिटी है वो। तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है कॉस्ट, कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम से कम। दूसरी है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी क्या होनी चाहिए, कम से कम। तीसरा है उसमें लीकेज, पहली चीज तो लीकेज होना ही नहीं चाहिए, वी विल से बिग नो टू द लीकेज। हम चाहते ही नहीं है कि हमारे जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें लीकेज हो, हम चाहेंगे कि बिल्कुल भी लीकेज ना हो। सो देयर विल बी अ बिग नो। इफ देयर विल बी ए लीकेज, तो उसको डिटेक्ट करना आसान होना चाहिए, उसको डिटेक्ट करना क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं हमारे होलो कार्बन या फिर फ्रियोन्स की, तो उसको डिटेक्ट करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है आपका सोप बबल मेथड, ठीक है, साबुन के बुलबुले वाला मेथड, और दूसरा मेथड होता है आपका हैलाइड टॉर्च टेस्टिंग मेथड। तो एक होगा इसका डिटेक्ट करने का, तो ये लिख देता हूं मैं, आपको याद रखना है ये चीज। अगर हम डिटेक्ट करना चाहते हैं फ्रियोन को या फिर होलो कार्बन को, फ्रियोन या फिर होलो कार्बन को, तो इसको डिटेक्ट करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है आपका सोप बबल मेथड, पहला होता है सोप बबल मेथड, और दूसरा होता है आपका हैलाइड टॉर्च टेस्ट। तो दूसरा लिखिए हैलाइड टॉर्च टेस्ट। एक होगा सोप बबल मेथड और एक होगा आपका हैलाइड टॉर्च टेस्ट। इस हैलाइड टॉर्च टेस्ट में क्या होगा, इस हैलाइड टॉर्च टेस्ट में जो फ्लेम होती है उस फ्लेम का कलर चेंज हो जाएगा, उस फ्लेम का क्या हो जाएगा, यहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा, और आपकी जो फ्लेम थी ब्लू कलर की वो ब्लूइश ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि फ्लेम का कलर कहाँ से कहाँ चेंज होता है। इसमें आपका जो फ्लेम का कलर है वो ब्लू टू ब्लूइश ग्रीन, ब्लू टू ब्लूइश ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, और हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है। तो ये किसके लिए था, फ्रियोन या फिर होलो कार्बन के लिए। किसके लिए, फ्रियोन या फिर होलो कार्बन के लिए। NH3 का भी हम डिटेक्शन कर सकते हैं। NH3 का डिटेक्शन करने के लिए हम किसको यूज में लेते हैं, हम यूज में लेते हैं सल्फर स्टिक मेथड को। किसको यूज में हम लेते हैं, सल्फर स्टिक मेथड। किसको यूज में हम लेंगे, सल्फर स्टिक मेथड को हम यूज में लेंगे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा कि NH3 के लीक डिटेक्शन के लिए हम यूज में लेते हैं हमारा सल्फर स्टिक मेथड। सल्फर स्टिक मेथड, ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम सल्फर पर आएंगे तो हम अमोनिया स्वैब टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, अमोनिया स्वैब टेस्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो अमोनियम सल्फाइड जनरेट होगा, लेकिन जब आपको SO2 का चेक करना है तो SO2 का चेक करने के लिए जो मेथड होगा उसका नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ अमोनिया के लिए सल्फर था, अब यहाँ पर सल्फर के लिए अमोनिया आ जाएगा, लेकिन उसका नाम होगा अमोनिया स्वैब टेस्ट। क्या हो जाएगा, अमोनिया स्वैब टेस्ट। याद रखना आसान है बिल्कुल, अमोनिया के लिए सल्फर और सल्फर के लिए अमोनिया। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इस चीज को याद रख सकते हो। और फ्रियोन और होलो कार्बन के लिए सोप बबल मेथड होता है, साबुन के बुलबुले वाला,
और एक होता है आपका हैलाइटोज टेस्ट, जिसमें क्या होता है ब्लू टू ब्लूइश ग्रीन आपके फ्लेम का कलर चेंज हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्टिंग ऑफ द लीकेजेस। नाउ कम टू द व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंट रेफ्रिजरेंट। आपका जो डिफरेंट रेफ्रिजरेंट होता है उसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो जो सबसे पहला रेफ्रिजरेंट होता है दैट इज द R11। R11 का यूज किया जाता है आपके लार्ज सेंट्रलाइज्ड एसी यूनिट्स में। तो लार्ज सेंट्रलाइज्ड एसी यूनिट्स में यूज किया जाता है R11 का। फिर आता है आपका R12 का आपका यूज किया जाता है आपके डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में आपके घर में जो लगा होता है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में, और जो आपके घर में या कॉलेज में वाटर कूलर होता है तो वाटर कूलर में भी R12 का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है R22 का यूज़ किया जाता है आपके विंडो एसी में। आपके घर में जो विंडो एसी होता है वहाँ पर हम यूज़ में लेते हैं R22। नेक्स्ट इज योर NH3 का यूज़ किया जाता है आपका कोल्ड स्टोरेज प्लांट में। कहाँ किया जाता है? कोल्ड स्टोरेज प्लांट में। तो ये एप्लीकेशन आपको याद रखनी है। CO2 होता है आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग के लिए। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग के लिए, तो जहाँ पर आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के साथ फ्रीजिंग करनी हो यू विल यूज़ द CO2। उसके बाद आता है आपके ब्राइन का यूज़ किया जाता है मिल्क चिलिंग प्लांट में। और उसके बाद आता है आपके एयर का यूज़ किया जाता है आपके गैस लिक्विफिकेशन प्रोसेस में। किसमें? गैस लिक्विफिकेशन प्रोसेस में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी कि डिफरेंट आपके रेफ्रिजरेंट्स का कहाँ यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपका रेफ्रिजरेंट का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। लास्ट टॉपिक रहता है एजियोट्रोप्स। व्हाट डू मीन बाय द एजियोट्रोप्स? तो एक टर्म है वो आपको याद रखनी है, एजियोट्रोप्स। सो व्हाट आर दीज? ये आपके रेफ्रिजरेंट्स का मिक्सचर होता है एंड दिस विल बी बिहेव लाइक एन प्योर सब्सटेंस। कैसे? प्योर सब्सटेंस की तरह बिहेव करते हैं, और इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट। ये रेफ्रिजरेंट्स का क्या होता है? मिक्सचर होता है। तो दिस इज द मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, और इट विल बी एक्ट लाइक इट विल बिहेव लाइक एज ए प्योर सब्सटेंस। और इसका जो डेजिग्नेशन होता है वो आपका R500 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? R500 से। तो ये जो आपका रेफ्रिजरेंट का चैप्टर था यहीं पर कंप्लीट होता है। क्लास को मैं यहीं होल्ड करता हूँ, फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, बेस्ट ऑफ लक।